अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और सुबह सुबह कोई खूबसूरत आवाज़ अगर आपको सुनने को मिल जाए और अगर कोई चीज़ डिफरेंट हो और इंडियरिंग हो तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको भी सुनाएंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। बट a little girl singing a song in Sindhi. In Sindhi and beautiful voice, खूबसूरत आवाज़, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। मीरपुर खास की ये नौजवान गुलकारा, as in she's just a girl. हाँ, she's a little girl. 10-11 साल की होगी मैक्सिमम। Preteen definitely. हाँ, preteen, but what a talent. Certainly इसको पॉलिश किया जा सकता है। We're going to show that later. but उससे पहले हम कुछ बात करेंगे कि किस तरह से अब इंसेंटिवाइज किया जा रहा है जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके लिए आने वाले दिनों में चीजें सहूलतें मौजूद होंगी। जैसे कि इंडोर डाइनिंग जो है ये कहा जा रहा है कि अब जब खुलेगी प्रॉब्ली 1 जुलाई से, तो वही लोग इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे जो वैक्सीनेटेड हैं। That's true. And just like that, आपको पता है कि सिनेमाज भी खुल रहे हैं, which is a very big deal. तो सिनेमाज बल्कि ना सिर्फ खुल रहे हैं, उनको 1 बजे तक रात को खोले रहने की इजाजत भी होगी। अगेन ये उन्हीं लोगों के लिए होगी सहूलतें जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं। अब ये किस तरह डिसाइड होगा, किस तरह वहाँ चेकिंग होगी कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेफ्ट टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस कि वो खुद डिसाइड करें कि उन्होंने किस तरह ये चेकिंग। अच्छा, मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं अपनी तस्वीर दिखा दूंगा जिसमें मुझे टीका लग रहा है। नहीं अब्दुल्ला, एक तो लग ही रहा है, मतलब दोनों डोजेस हो जाने चाहिए। और एट द सेम टाइम आपको पता है कि निम्स के वेबसाइट से आपको एक सर्टिफिकेट प्रिंट आउट कर लेंगे आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जिनके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड की सहूलत नहीं है, व्हाट टू डू विद दैट, वो कोई उसकी थोड़ी सी बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। वो आप ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे और उसके बाद आपको एक पीडीएफ फाइल या तो ईमेल हो जाएगी या वहीं पे आपको जनरेट हो जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकालना। इट विल बी अ सर्टिफिकेट। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक सर्टिफिकेट होगा जो कि हम दोनों ने अभी नहीं निकाला। हाँ, मैंने नहीं निकलवाया हुआ है। उसको निकालेंगे, वही सर्टिफिकेट गालिबन, वो कार्ड नहीं आपका चलेगा, मतलब वो पर्चा आप साथ रखेंगे। वो पर्चा प्रॉब्ली इट्स लाइक अ लाइसेंस, अ बर्थ सर्टिफिकेट, अ बे फॉर्म। पूरी दुनिया ने इस हवाले से ऐप बना ली हैं। वो अपने फोन में ऐप रखते हैं। हर किसी, लिटरली एवरी सेकंड पर्सन हैज अ स्मार्टफोन। तो ऐप आप करें ना, पर्चा लेके कौन मेरा ख्याल है कि पर्चा ना लें, आप वो पीडीएफ फाइल अपने फोन में डाउनलोड करके रख लें, दैट्स इट। और जिनके पास नहीं है वो लेटर पर्चा ले लें। एनीवे, बताया ये जा रहा है सारे प्रोसेस में कोई ऑलमोस्ट 100 रुपए लगेंगे। हाँ, सो आप अपने सर्टिफिकेट निकाल लें बिकॉज आपको ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले दिनों में इसकी। आप निम्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बआसानी ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे अगर आपकी दोनों डोजेस लग चुकी हैं और उसको 10 से 15 दिन हो चुके हैं। तो बिल्कुल प्रोसेस को आगे चलाना चाहिए, जो हमने भी नहीं किया हुआ। सो वी विल आल्सो बी डूइंग इट अलोंग विद यू गाइस। बहुत सी बातें करनी है इस घंटे में, जैसे कि आपको पता है ना कि बजट भी पास हो गया और आज खान साहब जो हैं वो तकरीर भी करेंगे। सो वील टॉक अबाउट दैट आल्सो। स्पेक्टेटर्स और फैंस की तरह, बाय द वे, नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी काफी छलांग लगाई है। वैसे छलांग रिस्क हो सकती थी उनके लिए। हाँ, हो तो सकती थी, लेकिन यही तो बात है स्पोर्ट्स की कि जब आपकी टीम जीत जाती है ना, तो देन यू डोंट केयर कि मतलब क्या किससे नुकसान हो सकता है और क्या नहीं। यू जस्ट What is your guess? Would England make it to the finals? अभी तो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। शुरू का ही मरहला है, बड़े मैचेस फिर भी बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पे ट्वीट करके कि who are your favorite teams in this Euro Cup? और आपको पता है कि मैं भी गेस कर सकती हूँ, लेकिन आई एम अलाउड टू चेंज एट द वेरी लास्ट मिनट। तो मैं ये करती रहती होती हूँ, यू आर यूज्ड टू दैट। तो लिहाजा यस श्योर इंग्लैंड जीतेगा, और अगर ना जीता तो जो मैंने कहा होगा उस वक्त वही जीतेगा। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कल जनाब ऑपोजिशन ने बड़े दावे किए थे कि टफ टाइम देंगे और बजट पास होने से रोकने के लिए हर हिकमत अमली के तहत काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। लेकिन कल तो बड़ी ही आसानी से, जिस तरह मक्खन से बाल निकलता है, इस तरह हुकूमत ने अपना बजट भी पास करा। But that also seemed like it was pre-planned and this is how it was। वरना आपने देखा ही ऑपोजिशन में से तो कोई खास था ही नहीं उधर। तो ऑपोजिशन के दावे सब हवा हो गए और नए माली साल का बजट बगैर रुकावट मंजूर हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2021-22 की कसरत राय से मंजूरी दी और बिल पेश करने के हक में 172 और मुखालिफत में 138 वोट पड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत नून लीग के कई अरकान गैर हाजिर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया है। और ये भी बताएं आपको कि असेंबली में गैर हाजिरी पर शहबाज शरीफ से शिकवा भी कर डाला उन्होंने, और क्या कहा ये भी सुन लें। ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। और बेहतर होता
अगर पूरा तादाद में मौजूद होते, बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद है वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा, और अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद है। ऑपोजिशन अपनी मुजव्वज़ा तरामीम मंजूर करवाने में नाकाम रही। हुकूमत ने अपनी मनपसंद तरामीम के साथ बजट आसानी पास करवा लिया। हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए टफ टाइम देने की दावेदार न सिर्फ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने में नाकाम रही, बल्कि अपने बंदे भी पूरे ना कर सकी। ऑपोजिशन की हम बात कर रहे हैं। हुकूमत तो जैसे ऐसे मौके की ताड़ में थी, और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग को खूब निशाने पर रखा। क्या क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए ज़रा। देखें, बड़ी आसानी से बजट पास हो गया। हमारे तो लोग सारे मौजूद थे, लेकिन ये नून लीग में मुझे लग रहा है कि पावर क्राइसिस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें कि शहबाज शरीफ भी नहीं आए और 30 के करीब उनके एमएनएस भी नहीं आए। तो यूँ लग रहा है कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के झगड़े में थोड़ा जो PMLN की लीडरशिप की ग्रिप है पार्टी पे, वो कमज़ोर हो रही है। यू कांट ब्लेम हिम। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर लोगों को बातें करने का मौका मिलता है कि वाई नॉट आके फिर इस किस्म की स्टेटमेंट दी जाए। अच्छा, आपको साथ साथ ये भी बता दें, खान साहब को आप स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, आज बजट इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब मुतवक्के है। सो ये हो सकता है, और हुकूमत पूरा एतमाद है कि तकरीर के दौरान अपोजिशन को शोर शराबा ना करने पर भी मना लेगी। वो तो कल थे ही नहीं, तो लिहाजा भी वो शोर शराबा शायद मनाए या मनाए ये ज़रूरी नहीं है। और खिताब के बाद बजट इजलास ख़त्म हो जाएगा। बेहतर ये होगा कि जो हमारी पार्लिमानी जमहूरियत है इसको पनपने का मौका दिया जाए। जो भी सिस्टम है, आप वज़ीर आज़म आज खिताब करना चाहते हैं तो उनका खिताब सुना जाए, और उसके बाद मुदल्लल और लॉजिकल रिबटल उसका जवाब दिया जाए। ओह माय गॉड, दैट इज सच अ टॉल ऑर्डर। कुछ ऐसा नहीं होने वाला, उसी वक्त जवाब भी मिलेंगे, शोर शराबा भी होगा। मतलब मुझे ऐसी उम्मीद है वैसे कि ओवरनाइट आप क्यों शोर शराबा नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तकरीर है, उसके बाद ऑपोजिशन लीडर अपना खिताब करें, उसके बाद ऑपोजिशन के दीगर रहनुमा अपना इज़हार ख्याल करें। एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना होने को तो हो ही सकती है। खैर, इसी पे बात करते हैं कि कल मुस्लिम लीग नून के मुताद्दिद MNAs जो हैं वो कहाँ रह गए थे। क्या किसी ज़रूरी काम में फंस गए थे, या उन्हें किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया था? तो सीनियर रहनुमा, ये डिसीजन थी एक्चुअली। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कौमी असम्बली में बजट पास होना ही था ऑपोजिशन का, लेकिन दावा था, हमें याद होगा, आई गेस आपको भी याद होगा, कि टफ टाइम देंगे ऑपोजिशन के, लेकिन लोग ही नहीं आए, और ज्यादातर लोग तो सर आपके मुस्लिम लीग नून के गैर हाजिर थे। तो क्यों इस तरह हुकूमत को वॉक ओवर दे दिया गया? जी बिल्कुल, अपोजिशन का जो वादा था कि टफ टाइम देंगे, तो असम्बली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर थी, उससे पहले जो 3-4 दिन हुआ वो भी, और उसके बाद अपोजिशन ने जिस तरह से इनके इस फ्रॉड डॉक्यूमेंट को जो बजट की सूरत में था उसको एक्सपोज़ किया, और कई जगहों पे इनको जो है वो अपने आयद करदा जो टैक्सेस थे और जो इक़दाम थे उनको वापस लेना पड़ा। तो यही एक तरीका था अपोजिशन का कि वो इनकी गलतियां और कोताहियां जो है इस डॉक्यूमेंट में उनको एक्सपोज़ किया जाता। बाकी जहाँ तक हाज़िरी का मामला है, तो देखें, अपोजिशन के 138 मेंबरान जो हैं वो मौजूद थे, और टोटल जो है वो 161 की तादाद है। 23 लोग जो है वो हाज़िर नहीं थे। जहाँ तक PMLN का तल्लक है, तो PMLN के 12 लोग जो है वो हाज़िर नहीं थे। उनमें से 6 लोग जो हैं वो बाकायदा ऑन लीव थे, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई की जो है वो डेथ हुई, उसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो इस वजह से, और 6 लोग हमारे ऐसे थे जो किसी मजबूरी की वजह से जो है वो नहीं आ सके, जिस तरह से शाद खान अब्बासी साहब जो हैं वो, उनको नैब ने जो है वो बुलाया हुआ था, वहाँ वो अदालत में जो है वो मौजूद थे। चले, फिर आप लोगों ने सही समझा होगा, आप लोगों की प्रायोरिटी होगी कि कौन, जो भी वजूहात हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। राना साहब, पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिलावल ने भी शिकायत की। तो अगर, और सवाल ये बनता भी है कि अगर शहबाज शरीफ को नहीं आना था तो क्या पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में नहीं लेना चाहिए था? आई मीन, इस तरह तो अपोजिशन का इत्तेहाद भी नजर आ रहा है कि बेमाने हो गया है। तो कुछ तो आप लोगों को एक दूसरे से राब्ते में कम्युनिकेट करना चाहिए था कि भी हम जा रहे हैं, तुम आओ, हम नहीं जा रहे, तुम भी ना आओ। कुछ तो बात हो जानी चाहिए थी। नहीं, देखिए, ये कहना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई शिकायत की है, ये दुरुस्त नहीं है। यकीनन ये बात दुरुस्त है
कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की मौजूदगी जो है वो अपोजिशन को और ज़्यादा जो है वो मौसर बनाती, लेकिन इत्माद में लेना जो है वो अब इससे बड़ी और ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो है वो भाई उनके फर्स्ट कज़न और उनके जो है वो हमजुल्फ भी थे, तो इतना करीबी एक अजीज़ जो है वो अचानक उसकी जो है वो ड्यू टू हार्ट अटैक जो है उसकी डेथ हुई है। तो उस वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी मालूम है, पूरी सबको मालूम है कि उनकी इस मजबूरी की वजह से जो है वो हासिल नहीं हो सकी, तो इसलिए कोई शिकायत वाली बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नहीं की। अच्छा चलें, पर्सनल रीजंस थी, आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब ज़रा आज की बात कर लेते हैं। राना साहब, वज़ीर आज़म को असम्बली में प्रॉब्ली आज खिताब करना है। हुकूमत चाहेगी सर्टनली कि अपोजिशन तंग ना करे, और एक तहजीब का तकाजा भी यही है कि उनकी बात सुन ली जाए फिर अपनी बात की जाए। आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कोई डिस्कशन हुई है? वज़ीर आज़म की बात सुनी जाएगी या शोर शराबा, हंगामा, एहतजाज होगा, या वो सारे मनाजिर प्रॉब्ली हम दोबारा देखेंगे जो कि शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुआ था, उसका रद्द-ए-अमल देने का प्लान तो नहीं है आज? देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में जो गवर्नमेंट ने किया उसका तो अपोजिशन ने जो है वो कोई उधार नहीं रखा। वो तो साथ के साथ जो है वो हर नारे का जो है वो बिल्कुल मौसर जवाब जो है ना उसी वक्त ही जो है वो दिया गया। और बाकी फिर उसके बाद 3 दिन बाद ख़ुद ही उन्होंने जो है वो फिर पीछे हटे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, उसके बाद पार्लिमानी लीडर्स ने, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और JUI के मौलाना असद महमूद साहब ने जो है वो अपनी तकरीर की। लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर जो है वो तकरीबन 2.5-3 घंटे पे मुश्तमिल थी। अब आज क्या होगा और क्या रद्द-ए-अमल होगा अपोजिशन का, तो उसके लिए आज अजलास से कोई तकरीबन आधा घंटा पहले 11 बजे जो है वो हमारी मीटिंग जो है वो होने जा रही है। वहाँ पे तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी क़यादत वहाँ पे मौजूद होगी। कंसेंसस के साथ जो है वो जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह होश में अमल होगा। अच्छा राना साहब, आपकी बात हमें ये बड़ी अच्छी लगी कि जब पिछली बार सारा हंगामा राई हो रही थी तो जो बातें हो रही थी, 2 टोक उसी वक्त जवाब भी हो रहे थे और सब कुछ उधर ही सेटल हो गया था। एक्चुअली ही अगर कोई ऑल्टरकेशन हो ना, कोई आर्ग्यूमेंट हो, लड़ाई हो, तो वो उसी वक्त ही होनी चाहिए सेटल, एंड नॉट टू कीप ग्रजेस, एंड दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि ऐसा नहीं होगा। सो लेट्स सी कि आज क्या होता है। वी आर गोइंग टू कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। अभी हम आपको आगे बढ़कर बताने वाले हैं कि मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इसकी मार्केट वैल्यू पहली मरतबा $1 खरब हो गई। What? अरब से हम क्रॉस कर गए हैं और अब हम खरब पे पहुंच चुके हैं। कितने जीरोस होंगे? I don't know। फेसबुक 5वीं अमेरिकी कंपनी है जिसने रिकॉर्ड अबूर किया है, जिससे पहले एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न भी ये संगे मील अबूर कर चुके हैं। लेकिन सोचे वापस आए, छोड़े, मतलब ये क्या थम्स अप आप दिखा रहे हैं, हमें दिखाएं। बात ये है कि जब आपकी इतनी दौलत हो जाए कि आपको ये भी नहीं पता कि कितने सिफर लग रहे हैं आगे, कितने जीरोस आ रहे हैं, बाय द वे इसमें 11 लगते हैं। हाँ, तो व्हाट्स द यूज, मतलब देन यू आर सो रिच, यू आर सो वेल्थी कि इट डजंट इवन मैटर, यू डोंट इवन नो व्हाट यू हैव एंड हाउ मच, मतलब जीरो का तयन ना कर सके। इसीलिए हम खरब अरबपति नहीं बन सकते क्योंकि हमें कोई अंदाजा नहीं है। हम तो सिर्फ पति ही बने। खरब और अरब का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और बल्कि लेट मी स्टार्ट दिस। एक अहम पेशरफ्त है। अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि मकबूजा कश्मीर में ज्यादती की इंतहा हुई है और सिलसिला जारी। मतलब कितने सालों बाद अब कुछ लोगों को नजर आना शुरू हुई है बात, और इस पे बात भी हो रही है। जैसे कि आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आखिरकार आलमी बरादरी ने भी नोटिस ले लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से मकबूजा वादी में बच्चों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने का वाज़े और 2 टोक मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारत पर जोर दिया कि बच्चों को जंग से जोड़ने का सिलसिला बंद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बच्चे और मुसल्लह तसादुम के उन्वान से ताज़ा रिपोर्ट में भारतीय मुजालिम बेनकाब किए गए और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मकबूजा कश्मीर में 39 बच्चे तशद्दुद से मुतासिर हुए। पैलेट गनों से कम 11 बच्चे जख्मी हुए, 9 बच्चे जाँ बहक और 30
माजूर हुए, और माजूर मतलब दे कैन नॉट सी एनी मोर। आपको पता है ना, आंखों में उन्होंने डायरेक्ट करके, एम करके। आप सोचें कि किसी एक बच्चा जो सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा हुआ और उसकी जिंदगी उसके बाद क्या रही होगी कि वो आंखों से देखने से कासिर हो गया हो। यही चीज बाय द वे इजराइल में भी हो रही है। जी, सेक्रेटरी जनरल ने बच्चों की गिरफ्तारी, तशद्दुद, तालीमी इदारों के जंगी इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारतीय सरकार से कश्मीरी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर जोर दिया है और जंग के दौरान बच्चों के हकूक़ नज़रअंदाज होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। आलमी इदारे का कश्मीरियों के हकूक़ के लिए खड़ा होना खुशाइंद है। अब उम्मीद हम करें कि आलमी दबाव जल्द भारत को निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद करने पर मजबूर करेगा, लेकिन दिस इज़ अगेन अ वेरी टॉल ऑर्डर। हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तसल्ली हुई है कि दुनिया को नज़र आया है और दुनिया ने इस पर लब कुशाई की है। पहले तो हम यही चीखते रहते थे ना, पाकिस्तान यही इज़हार ख्याल करता था कि खुदारा देखिए उस तरफ हो क्या रहा है। अब एटलीस्ट किसी ने तवज्जो दी है। कश्मीरी रहनुमा मिसाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हुर्रियत रहनुमा यासिर मलिक की ये वाइफ भी है और हमारे शो पे आती भी रहती हैं। मिसाल, बात सारी यही हो रही है, आपसे भी पूछेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत को वाज़े तौर पर कहा गया है कि कश्मीरियों के खिलाफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। वैसे तो और भी बहुत कुछ कहना चाहिए था, बट फिलहाल इतनी बात हुई है। तो एक बड़े इंसानी अलमिये में इस आलमी इदारे ने चुप तो तोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या भारत पर इसका दबाव होगा आपके ख्याल में? यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उन्होंने हिंदुस्तान को मुखातिब होते हुए कहा है कि जो द यूज़ ऑफ पैलेट ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, ऑन इन्फेंट्स, ऑन चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो कि ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, कि उनको इक्विवेलेंट ना किया जाए ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के लेवल के ऊपर, कि वो कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं वो बच्चे। तो उनके लिए सेफ़ स्कूल का जो फॉरम है उसके थ्रू उनको एजुकेशन दी जाए, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और ट्रीटीज़ हैं ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उसके अकॉर्डिंगली वैंकूवर की और सेफ़ स्कूल चिल्ड्रन के लिए वो कमिटमेंट्स को फॉलो करे हिंदुस्तान, और उन ट्रीटीज़ को साइन करे। और बहुत सी ट्रीटीज़ के ऊपर हिंदुस्तान ऑलरेडी सिग्नेटरी है, UN की जो जनीवा की कन्वेंशंस हैं। तो इसलिए ये एक आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है UN सेक्रेटरी जनरल से उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट में। और बहुत से जो इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए हैं, आपको ख़ुद भी पता है कि शावरिंग ऑफ पैलेट्स हुई है बच्चों पे, बुज़ुर्गों के ऊपर, ये जानवरों पे भी वेपन्स बैन हैं। तो मैं समझती हूँ ना सिर्फ कि हिंदुस्तान के ऊपर ये बैन लगाया जाए, बल्कि इसका ट्रेड जो है, डिफेंस ट्रेड जो हो रहा है, जो ममालिक के पैलेट्स प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनको भी ये इसके ऊपर रोका जाए कि वो ये ट्रेड ना करें हिंदुस्तान के साथ। सर्टनली ट्रेड भी बंद होना चाहिए। विशाल साहब, गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि मोदी ने APC का ड्रामा रचाया, उसमें भी मुँह की खाई, और मुतालबा यही था कि मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल की जाए। जो वहाँ पे कश्मीरी रहनुमा, जो औरती ऑल्दो भारतीय नवाज कश्मीरी रहनुमा, उनकी तरफ से भी यही मुतालबा आया। अब ये एक अंदरूनी प्रेशर भी है, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार पीछे हटेगी ये सारा प्रेशर अब जब बढ़ता चला जा रहा है उसके बाद? डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो कुछ वो इस वक्त कर रहा है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार ने एक ढोंग रचाया है इस APC का, और अपने ही पपेट्स को बुला के एक तमाशा सजाया है वहाँ पे कि जी हम लोग स्टेटहुड वापस करेंगे। कौन सा स्टेटहुड? जब तक इस स्पेशल स्टेटस कश्मीरियों को ना मिले, कश्मीरी जो असल नुमाइंदे, जो हुर्रियत के रहनुमा, इनकी पपेट्स नहीं, जो असल वहाँ पे आवाम की आवाज़ हैं, उनको तो जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है। हाल ही में जो वहाँ पे कुछ हुआ है, अशरफ सहराई साहब को जो जहर दे दिया गया जेल के अंदर, वो शहीद हो गए। और दूसरे जो यासीन साहब को तिहाड़ की डेथ सेल में रखा हुआ है, आसिया अंद्राबी साहिबा तिहाड़ में, शबीर शाह साहब जेल्ड हैं। तो जब सारे नुमाइंदे जो असल नुमाइंदे हैं इस पूरी मूवमेंट के, इस तहरीक के, वो बंद हैं, अवाम कैद के अंदर बंद है, तो किस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं? अपने ही पपेट्स को बुला के। दुनिया इतनी भी कोई पागल तो है नहीं, ना कि डेफ एंड डम है, ना कि उन्होंने पट्टियाँ डाली हुई आंखों के ऊपर कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे तो कर्फ्यू है, वहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ना कोई फ्रीडम है। कोरोना की आड़ में और भी ज़्यादा लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो इस झांसे में दुनिया ने नहीं आना, ना ही इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को बिलीव करती है दुनिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं विशाल, लेकिन अब चूंकि बड़ी मुश्किलों से अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के सामने एक बात तो रखी है कि पैलेट गन्स बंद की जाएं, लेकिन इस इदारे का रोल इससे ज़्यादा होगा तो कश्मीरियों की ज़िंदगी जो है वो सुकून में आएगी। डेफिनेटली वी गेट इट। आपकी सजेशन हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को क्या करना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट?
देखिए, फौरी तौर पे मैं समझती हूँ वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी चाहिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, और जब तक यहाँ पे डी वेपनाइजेशन और डी मिलिट्राइजेशन नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स दैट, जो इन्होंने डिमांड पैलेट्स की है, उसी तरह वहाँ शूटर गन्स हैं, फॉस्फरस शेल्स हैं, वहाँ पे हर तरह के बायोलॉजिकल वॉरफेयर यूज़ किया जाता है फॉस्फरस शेल्स की सूरत में। तो जब तक कि इसके ऊपर फोकस नहीं होगा यूएन का कि डी मिलिट्राइजेशन, डी वेपनाइजेशन, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिवर्स किया जाए, जो एब्रोगेट किया आर्टिकल 370, 35A, और जो पॉपुलेशन की जो कॉस्मेटिक्स को चेंज किया जा रहा है, वहाँ हिंदुओं को सेटल किया जा रहा है, इंडियंस को, तो वो सारा रिवर्स बैक किया जाए और वहाँ पे प्लेबिसिट कराया जाए, जिसके लिए पीस कीपिंग फोर्सेस बुलानी पड़ेंगी यूएन को, जिस तरह दुनिया भर में वो भेजते हैं, और स्पेशली उन इलाकों में भेजे जाते हैं जहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी जो है रीजन की भी बहुत इफेक्ट हो सकती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल मलिक। और यूनाइटेड नेशंस का जो काम होना चाहिए, जिस वजह से ये पूरा इदारा बना था बहुत साल पहले, तो उस काम को करना चाहिए ना वो काम, और ख़ास तौर पे ये इतना डीप रूटेड, इतना पुराना मसला हो गया है कश्मीर इशू जो है, दे शुड डेफिनेटली कम इन एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, और उन्हीं टर्म्स पे रिजॉल्व होना चाहिए जो टर्म्स पहले डिसाइड हो चुके हैं। भेजने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। और आप देखिए कि हमारी तवक्कुआत ऑलरेडी इन इदारों से कितनी कम हो गई हैं कि सिर्फ एक बयान पे हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जनाब उन्होंने पायलट गन्स के इस्तेमाल की मजम्मत की है, तो इस पे इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, लेकिन which is sad, which is indeed sad, रियलिटी कि इनको क्या क्या कर लेना चाहिए था अब तक, लेकिन नो, चलो ये भी बड़ी बात है, नहीं देना चाहिए था, इस पे बात होनी चाहिए थी, आलमी बिरादरी के सामने ये मसला उठाना चाहिए था कि जनाब अब अगर आपने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया तो फिर उसके बाद ये नताइज भुगतने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, रेपरकशंस होंगे। सिर्फ मजम्मतों से तो काम नहीं बनेगा, बट एज वी से इट्स नेवर टू लेट, तो अब कर लें। बताएं आपको बताएं कि मुल्क भर में एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद दिखाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, और अदालत ने पीटीए को मुल्क भर में टिकटॉक फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। और ये भी याद दिला दें कि इन पास्ट ऑल्सो ये हो चुका है, जैसे कि कई बार एक्चुअली हो चुका है, और लास्ट टाइम कब हुआ था, पेशावर हाई कोर्ट ने किया था, टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी, मगर कुछ अर्से बाद वो पाबंदी खत्म हो गई थी। हम इस बारे में मजीद जानते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमीन अनवर। अमीन, सिंध हाई कोर्ट में टिकटॉक का मामला लेकर कौन गया था, दरखास्त गुजार कौन है इसका, और मौक़िफ़ क्या है उनका? टिकटॉक पर जो है वो नामुनासिब मवाद जो है वो अपलोड किया जा रहा है, जो इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ है। हम जिन्स परस्ती का हवाला भी दिया गया है दरख्वास्त में कि इस तरह का मवाद जो है अपलोड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की भी, और पेशावर हाई कोर्ट का में दायर दरख्वास्त का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि नामुनासिब मवाद के हवाले से जो है वो रोकथाम की जाएगी, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने टिकटॉक एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद की है। और इसके साथ साथ अदालत ने 8 जुलाई तक वफाकी हुकूमत और पीटीए से भी जवाब तलब कर लिया है, क्योंकि दरख्वास्त का गुजार का ये कहना है कि उन्होंने पीटीए से इस हवाले से रुजू किया था, लेकिन पीटीए ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की है। स्टोरी बिल्कुल वही है। थैंक यू वेरी मच। हमें इससे पहले भी जो मौक़िफ़ अपनाया गया था पेशावर हाई कोर्ट में जब ये केस गया था, वही मामला है। अच्छा, वैसे तो पाबंदी किसी भी चीज़ का हल नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ज़्यादातर वो लोग हमें अपना टैलेंट का मुजाहिरा करते हुए नज़र आते हैं। ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे फहाशी या कुछ और चीज़ नहीं होती होगी, और लेकिन उसको ज़ाहिर फ़िल्टर किया जाना चाहिए, उस पर रिस्ट्रेन होना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत से लोग अपने टैलेंट दिखाते हैं जिनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं होते। लाइक ऐसी जगहों से, ऐसे हालात में लोग हमें टिकटॉक पर अपना टैलेंट दिखाते हुए नजर आते हैं, जिनके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर ये ऐप ना होती तो इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती। बहुत सी डिबेट्स हो रही हैं कपड़ों पे और इस पे और उस पे, मतलब इट्स व्हाट यू वॉच। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रैप आउट देयर, बहुत ही गंद पड़ा हुआ है। टिकटॉक नहीं, सोशल मीडिया पे वैसे भी देख लें, अगर आपकी कंसंट्रेशन उस गंद की तरफ ही जा रही है, वरना बहुत अच्छी चीजें भी हैं। व्हाई डोंट यू सी द गुड एंड नॉट द बैड? अच्छा जी, एक टैलेंट की बात हो रही है तो हम एक टैलेंट आपको दिखाना चाहते हैं, और ये टैलेंट है बहुत ही यूनिक, और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास सिंध का एक बड़ा खूबसूरत इलाका है। ये वो गाना जो हम सुबह सुन रहे थे। जी, हिंगोरो टाउन है इसका, और इसमें 9 साल की आमना है। आमना खान 3rd क्लास में पढ़ती हैं ये, और पढ़ने के साथ साथ इनको गाना गाने का शौक है, और सिर्फ शौक है, कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल ही वसाइल ना होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इन्हें क्या आवाज़ और क्या टैलेंट दिया है। लेट्स वॉच टुगेदर। लेट्स वॉच।
रोज रोवन सारियो सांगियड़न के अखड़ियूं रोज रोवन अखड़ियूं रोज रोवन अखड़ियूं रोज रोवन किरियो लुढ़क था पवन सारियो सांगियड़न के अखड़ियूं रोज रोवन सारियो सांगियड़न के अखड़ियूं रोज रोवन उमर मुहिंजिया हसा उमर मुहिंजिया हसा तुही जा। How beautiful is it? As the setting of it, उसकी मासूमियत आवाज़ में भी, चेहरे पर भी, एंड बिल्कुल रॉ टैलेंट है। अगर इसको थोड़ा सा पॉलिश करने का मौका दिया जाए तो ये फोक गायकी में बड़ा नाम पैदा कर सकती है। आवाज़ जो है ना वो सही ठीक ठाक खुली हुई आवाज़ है और बच्ची पता चल रहा है कि मतलब शी कीप सिंगिंग। अच्छा, आमना की ख्वाहिश है और ख्वाहिश भी इतनी मासूम है। ये भिटशा में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उनके श्राइन पर, उनके मज़ार पर गाना गाना चाहती है, कलाम पेश करना चाहती है। सो दिस इज़ हर विश। इट्स ब्यूटीफुल। मेरा ख्याल है कि ये विश तो डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए। और एक और गाना सुन लेते हैं इनका। गॾिजी गुज़ारिया ओ मुंहिंजा साईं सिंधी टोपी वारा ओ मुंहिंजा साईं सिंधी टोपी वारा आ सॼण दिल खे दिल सां मिलायूं जेके वाइदा कया तिन खे पारियूं साथ। क्या था? मेरा साईं सिंधी टोपी वाला। बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बहुत ही अच्छा। हाँ, इससे पहले वाले को मुझे समझ नहीं आती, बट यू नो यू गेट द जिस्ट एंड द सेंस। और इतना खूबसूरत इनकी आवाज़ और कितनी सिंसेरिटी से बच्ची गा रही है, तो ये इसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। मेक इट हैपन। 9 years old, मीरपुर खास से इनका ताल्लुक है। सो वेल डन आमना। होपफुली आप कहीं से बाकायदा ट्रेनिंग लें और पॉलिश करें अपने आप को और फिर एक स्टार बन जाएं। अभी भी वैसे स्टार बन जाएं। डेफिनेटली। अच्छा, जल्दी से एक खुशखबरी भी आपको बताना चाहते हैं। इसको खुशखबरी कहेंगे ना। कोरोना वैक्सीन जो साइनोफार्म के दोनों डोज के बाद अगर फाइजर का एक डोज लगाएं तो वायरस के खिलाफ जबरदस्त इम्यूनिटी जो है वो पैदा होती है। कैसी बात है, कितना जबरदस्त। फाइजर का एक डोज हम लगाएं कहां से? नहीं, कहने की बात है, जिनको मौका मिल रहा है वो लगा रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन। ऐसी भी बातें होनी थी कि अगर आप एक डोज फाइजर का लगवाएं और एक एस्ट्राजेनेका का, तो उससे भी जबरदस्त किस्म की इम्यूनिटी होगी। हम पहले भी डॉक्टर से बात कर चुके हैं इस बारे में कि वेदर वैक्सीन कैन बी मिक्स्ड, डिफरेंट ब्रांड्स की वैक्सीन, और किसी ने कोई ना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमें बड़ी तसल्ली हुई है क्योंकि हम सब कंटेंट वाले में चीज़ों का मलगोबा बना के उसे मिक्स करके तैयार करने में बड़ा इत्मीनान महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमने वैक्सीन को भी नहीं छोड़ा, इसको भी मिक्सचर कर लो। जनाब, असेंबलियों में क्या हो रहा है आपको बताते हैं। असेंबलियों में हंगामा आ रहा है। असेंबलियों में इतना कुछ हो रहा है कि अब आप ऑलमोस्ट पिक एंड चूज और कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं जी इधर तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, एक तो ढोल वाला सीन था। इससे पहले मैंने अलामती जनाजा भी देखा, चारपाई लेके आए थे, लेकिन ढोल वाले पे मुझे इसलिए इतना एतराज नहीं हुआ क्योंकि आई लाइक ढोल। आगे चलें। तो मुंतखब अरकान की रूटीन का हिस्सा बन गया। अब ये सारा कुछ ऐसा लग रहा है। सिंध असेंबली में शोर शराबे का सिलसिला भी थमने को नहीं आ रहा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने असेंबली में चारपाई लाने वाले तहरीक इंसाफ के 8 अरकान को ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी और एहतजाजन ये लोग ढोल बाजों के साथ असेंबली पहुंच गए, ज़बरदस्ती ऐवान में दाखिले की कोशिश करते रहे और MQM और GDA अरकान PTI के एहतजाज से लाताल्लुक़ रहे। तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने एहतजाजन मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी कर दिया। सुने ज़रा। तो आज मैं सिंध हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के खिलाफ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और इंशाअल्लाह कल सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूँगा। अच्छा चले, इनको तो नकवी साहब को तो हमने सुन लिया, प्लीज ढोल सुनाएं दोबारा। आई एम स्टिल मिसिंग इट बिकॉज अब्दुल्ला एंड आई एम सेइंग दिस, नो मैं सीरियस हूँ। कोविड की वजह से वो मेहंदियाँ शादियाँ तो वैसी हो ही नहीं रही। अब ये बताओ, अब दिल नहीं जा रहा ये सुनने को, रीजन जो भी हो। वैसे हमें अच्छा लगता है एंटरटेन होना, मुझे तो पसंद
ज्यादा है। मतलब और क्या जिंदगी में और एंटरटेनमेंट हमारी वैसे रह क्या गई है। कौन मुझे बता रहा था, कोई किसी को एयरपोर्ट लेने पहुंचा था तो वो ढोल लेके आप भी बता रही थी। हाँ। मेरी बहन कहीं से आ रही थी ट्रेवल करके, और ये नहीं कि मैं को 10 साल बाद मिल रही थी, अभी 2 महीने पहले तो मिली थी, लेकिन उसको तंग करने के लिए हम ढोली लेके एयरपोर्ट पहुंचे। हाँ, वैसे रास्ते में ढोली खड़ा हुआ था, उसे कहा भाई साथ आ जाओ। तो बहुत ही वो ऑलमोस्ट हमें देख के मुड़ गई थी वैसे वापस। लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया था वहां पर, लेकिन क्या करे, फैमिली तो फैमिली होती है जितनी भी एम्बैरेसिंग हो। बल्कि द मोर एम्बैरेसिंग इट्स इवन मोर फन, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज होती है। बट एनीवे वी हैव टू गो बैक टू अच्छा, कौमी असेंबली के बाद बलूचिस्तान असेंबली में जो हुआ वो सबको याद है, और अब सिंध असेंबली में जो भी हो रहा है वो भी अफसोसनाक है। अवामी मसाइल मुसलसल नज़रअंदाज हो रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि असेंबली कोई भी हो, अपोजिशन को एतमाद में लाने की रविश हर जगह नजर आ रही है, और यही बात इस सारे हंगामे की बुनियाद भी है। PTI तो सिंध में अपोजिशन में, और अपोजिशन को कहीं भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा, चाहे जहां PTI हुकूमत में हो या फिर PTI अपोजिशन में हो। चलें, ये भी हम अभी पता कर लेते हैं किसी ने कोई काम करना है कि नहीं करना। और हमें ज्वाइन किया है सिंध में अपोजिशन लीडर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम साहब, सिंध असेंबली में जो हो रहा है वो अभी हम दिखा भी रहे हैं। लग रहा है कि अपोजिशन ने तय कर लिया है कि असेंबली को काम नहीं करने देना, तो क्या ये दुरुस्त है? आपने जो 3 दिन की बात की है, काश 3 साल से भी देखा होता कि 3 साल से क्या होता रहा है। 3 साल से ये होता रहा है कि हमारा आईनी हक था और पीपल्स पार्टी का जमहूरी जिम्मेदारी थी कि इन्होंने COD साइन की हुई है। उस COD के मुताबिक अपोजिशन लीडर जो है उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए, और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साइन किया था। लेकिन जैसे ही हमारी असम्बली आई, सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप तो देना कुजा, मेंबरशिप भी नहीं दी। कि उसके मेंबर कौन है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, जिन्होंने 1400 अरब की करप्शन है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेक कर रही है। उसके मेंबरान में फरियाल तालपुर साहब और शर्जील मेमन भी शामिल हैं, जिन पे खुद पे बड़े इल्ज़ामात हैं। इन्होंने अपोजिशन लीडर की स्पीच नहीं कराई बजट में, जो कि तारीख में नहीं हुआ, हिस्ट्री में नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता नहीं है, असम्बली में होता नहीं है। तो इन्होंने अपोजिशन लीडर की स्पीच भी नहीं कराई, और एक जाली बजट, एक तबाहकुन बजट, एक काला बजट बगैर बहस के पास कर दिया। शेख साहब, स्पीकर के रोल पर अपोजिशन सवाल उठा रही है। फिरदौस तमीम नकवी तो मायूस होकर इस्तीफे का ऐलान भी कर बैठे हैं, लेकिन आईनी तरीका तो ये है ना कि स्पीकर पसंद नहीं है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सिंध असम्बली जो बजट की स्पीच, उसको बहस को जो बुलडोज किया, तो ये स्पीकर के एक रूलिंग के ख़िलाफ़ नहीं है। असल मामला ये है कि इनका तर्ज अमल गैर जमहूरी था, और 3 साल से कभी असम्बली में गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ हमारे वर्कर्स को। इनकी खातून ने थप्पड़ मार दिया, एक ने माइक उठा के फेंक दिया, अक्सर मारने पीटने आते हैं, तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है। दूसरा, हमारे हलकों के साथ इन्होंने तबाह किया हुआ, सिंध के अवाम को तबाह किया हुआ है। कराची में पीने का पानी नहीं है, सिंध को एड्स लग गई है, कुत्ते सिंध के लोगों को कुत्ते खा गए हैं, थर में बच्चे मर गए हैं। इन तमाम सूरत हाल के अंदर लोग हमसे पूछते हैं, सिंध के अवाम पूछते हैं। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, इन्हें बेनकाब करना चाहें, तो हमारी आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इसको वापस लीजिए, लेकिन फिरदौस नकवी साहब का ये 3 साल दौर में, चूँकि वो पहले अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, उनके साथ भी इनका जो डिक्टेटरशिप वाला रवैया रहा, तो वो कहते हैं क्या इनसे वो 3 साल जो इनका नॉन डेमोक्रेटिक जो सिंध असम्बली रही, उस वजह से वो उनको दिल में अफसोस है और वो मायूस है। लेकिन इंशाल्लाह हम उनसे बात कर रहे हैं कि सिस्टम में रहे कि हमने इनको भगाना है। अच्छा हलीम साहब, अगर अपोजिशन को भी देखा जाए तो अपोजिशन के अंदर भी एक अलग तकसीम नज़र आती है। ऐवान में चारपाई लाने वाले इशू पर बज़ाहिर GDA और MQM आपके साथ नहीं, और फिर एक शिकवा ये भी है कि तहरीक इंसाफ वाले अपने इजलास गवर्नर हाउस में कर लेते हैं और बाकी अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते, तो ये शिकायत भी नाजायज़ है। पहली बात तो ये है कि गवर्नर हाउस में कोई सियासी इजलास नहीं होता। हम अपने इजलास अपने चैम्बर्स में करते हैं, बाकी हम सब के अपने उताके हैं, डेरे हैं, ड्राइंग रूम्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, हम सब वहाँ मिलते हैं। तो और एक जॉइंट अपोजिशन के साथ साथ हम एक पार्टी भी हैं। ये हम 3 पार्टीज़ हैं जो जिनका आपने जिक्र किया, अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपनी जमातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर बात पर उनका इख्तलाफ होना हमसे, शायद वो हमसे इख्तलाफ भी रख सकते हैं, वो हमसे उन्हें ठीक भी नहीं लग सकता। लाज़िम बात है कि हमने जो इत्तेहाद किया, हम समझ रहे थे। अच्छा असल बताएं, जब जनाजा क्यों निकाला गया? अच्छा अमल नहीं था, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन पता तो चले कि जिस दिन इन्होंने चोरों की तरह, और बजट पास कैसे किया आज मैं बताता चलूँ आपके ज़रिए। इन्होंने हमने स्पीकर से बात की कि जी आप गलत कर रहे हैं, गैर आईनी काम कर रहे हैं आप।
आप हमारा फंडामेंटल राइट हमारा छीन रहे हैं, अवाम का राइट है ये, जो मैं अगर बोलूँगा। उन्होंने कहा जाइए आप बात कीजिए। हम गए, नासिर शाह साहब और मुकेश साहब हमें लेकर गए बाहर कॉरिडोर में, उधर हमें इन्होंने इंगेज किया और पीछे से आए स्नोज हो गया, पता 2 नंबरी नौसरबाजी की इन्होंने। शुक्रिया जी, थैंक यू आपका हलीम आदिल शेख साहब। लेट्स सी कि फिरदौस शमीम नकवी साहब मुस्ताफ़ी होते हैं नहीं होते। वैसे आप कह रही थी ना कि MQ और GDA वो चारपाई वाले इशू में साथ नहीं थे, तो मैं सोच रहा था कि क्या साथ नहीं थे, वो उन्होंने कंधा नहीं दिया, कांधा नहीं दिया हुआ था उस चारपाई। हालांकि एक कांधा ही देना था तो दे ही देते तो साथ हो जाते। खैर एनीवे व्हाटएवर, अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं, वरना हु हैज़ विटनेस्ड सच थिंग्स बिफोर, एंड व्हिच मेक्स यू वंडर व्हाट्स नेक्स्ट। वैसे इट्स एंटरटेनिंग, आई लाइक इट। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। बट आई डोंट थिंक कि उन लोगों का मकसद एंटरटेनमेंट क्या, अब हम बैठ के नीचे कुर्सियां लगा के पॉपकॉर्न लेके हम बैठ के ये मूवी देखना स्टार्ट हो जाए तो ये तो हमारा कमाल है। कल तो मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, तो दीवारें भी गेट फलांग रहे थे और दीवारों ऐसे स्प्रिंट लगा रहे थे और दीवारों दरवाजों पे ठुड्डे मार रहे थे। वो भी सिंध की मनाजिर थे बाय द वे, असेंबली के बाहर की। अच्छा खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और जरा फुटबॉल की बात कर ली, जरा क्रिकेट की बात करेंगे। T20 में कप्तान बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर काफी सवालात उठ रहे हैं, लेकिन वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के हवाले से कोई इशू कभी महसूस ही नहीं हुआ। और बाबर आजम जब बड़ी इनिंग खेलता है तो इसका स्ट्राइक रेट जो है 140 से भी ऊपर चला जाता है, ये इनका कहना था। और याद रहे बाय द वे कि रिजवान और बाबर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में 197 रन की पार्टनरशिप कायम करके रिकॉर्ड भी बनाया था। सो वैसे इस पे डिस्कशन हो रही थी, हमने सोचा हम भी जरा फीलर एक छोड़ ठीक है, छोड़ दिया फीलर। आगे चलते हैं। अमेरिका ने जी ये तोहफा है, ये तो Why are you looking forward? I want to get ये तोहफा आपके लिए नहीं है। अमेरिका ने रवां हफ्ते पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें जो देने का ऐलान किया है, और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तान को गिफ्ट के तौर पर दी जा रही है, पाकिस्तान को, नॉट अब्दुल्ला सुल्तान को। अच्छा, ओके, ये जरूर याद रखिएगा। वैसे कल डॉक्टर नौशीन हामिद बता रहे थे कि फाइजर की भी 50 लाख या पता नहीं 1 करोड़ डोजेस जो है वो उसका मुआहिदा हो गया, वो भी आएंगी। सो इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो रौला पड़ा हुआ है ना, आपको पता है कि कितने जाने वाले ओवरसीज जाने वाले, विच इज सैड। तो लिहाजा उनके लिए तो प्रायोरिटी बेसिस पे उनको वैसे लग जानी चाहिए जब भी आए। तो मॉडर्ना वैक्सीन अमेरिका, यूरोप और कई ममालिक में जो है वो वहाँ मिल रही है और ज़्यादा पॉपुलर है। मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो दायमी अमराज और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। ये डिटर्मिन कैसे करेंगे? आई डोंट नो, मतलब जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, ये सारे जो लोग होते हैं ना, इनको ये लगाई जाएगी। और लेट्स सी कि क्या होता है, बट होपफुली ये आए। और जो क्रॉनिक जैसे अज़मा के पेशेंट्स हैं, माय मदर इज़ अ क्रॉनिक एज़मेटिक पर्सन, तो मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि उनको कोई और। लेकिन अम्मी को कौन सी लगी फिर? अम्मी को साइनोफॉर्म लगी हुई है ना। तो वही बात है कि जो अवेलेबल थी वो लगा रहे थे सारे, तो अब ज़रा ज़्यादा वैरायटी होगी है, लेकिन जो लग गई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। प्लीज़ ये ना सोचिएगा कि कुछ गलत हो। अच्छा जी, नए इंटरनेट लॉस की हम बात करेंगे। हुकूमत के नए मुजव्वज़ा इंटरनेट कवानीन पर इंटरनेट कंपनियों ने एक बार फिर तशवीश का इजहार कर दिया है। तरमीम शुदा सोशल मीडिया कवानीन पर टेक्नोलॉजी कंपनियां खुश नहीं हैं। अब हुआ क्या, बेसिकली जिस्ट ये है कि वो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि तमाम कंपनियां हैं ना, ये अपना दफ्तर खोलें और एक ग्रीवियंस के रिजॉल्व करने के लिए कॉन्टैक्ट ऑफिसर हो। इंडिया में भी यही रौला चल रहा है ना, ट्विटर वाला जो हो रहा है सारा। सो ऑनलाइन गैर कानूनी मफाद के खिलाफ कवानीन का मुसव्वदा वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात ने तीसरी बार तरमीम के बाद रवा माह शाया किया है। और इंटरनेट कंपनियों के मुताबिक नए कानूनी मुसव्वदे में अब भी कई परेशान कुन दफात शामिल हैं। कंपनियों के पाकिस्तान में फिजिकल ऑफिस कायम करने और मुल्क में मौजूद शिकायत अफसर के तकर्रुर पर जोर दिया जा रहा है। बेसिकली व्हाई डोंट वी आस्क देम कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात अहमद जवाद हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या सोचा है, क्योंकि ये कंप्लेंट्स तो आ रही हैं। तो अहमद जवाद साहब, नए मुजव्वज़ा इंटरनेट कवानीन से मुतालिक पता चला है कि टेक्नोलॉजी कंपनियाँ और डिजिटल राइट्स वालों को बड़े एतराज़ात हैं, कुछ को हमने मेंशन भी किया, और इनमें अहम ये शर्त कि कंपनी का ऑफिस पाकिस्तान में हो और हुकूमत को अपने तौर पर मवाद हटाने का इख्तियार हो। मतलब दिस इज़ आस्किंग फॉर टू मच, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा कि कहीं ऐसा होता हो। ऐसी शराइत की ज़रूरत क्यों पड़ी और आप क्यों चाहते हैं कि ये हम कंट्रोल, मतलब बेसिकली पाकिस्तान की हुकूमत कंट्रोल करे कि व्हाट्स ऑनलाइन? इंफॉर्मेशन जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बगैर किसी रोक टोक के वो पहुंच सकती है।
अब इसमें दो तरह के हमें तवाज़ुन रखने चाहिए। एक तो ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको वो मुतासिर ना हो, लेकिन दूसरी तरफ आपको अपनी मुल्क की सलामती के हवाले से भी देखना होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके मुल्क में ना आए जो कि आपके नौजवानों को मिसलीड कर सके। तो इसके बड़े मल्टी डायमेंशंस थ्रेट्स हैं इस इंफॉर्मेशन के। इसको आपने रेगुलेट करना है, कंट्रोल नहीं करना। और कंट्रोल और रेगुलेट में यही फ़र्क होता है कि रेगुलेट जब हम करते हैं हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेंटेन करते हैं, लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को नेगेटिव नहीं जाने देते, उसको डिसइंफॉर्मेशन में बदलने देते। और ये जो आपका सवाल कि इस मुल्क के अंदर उसका ऑफिस होना चाहिए, बिल्कुल हर वो कंपनी जो पाकिस्तान से रेवेन्यू अर्न करती है उसको पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अपना ऑफिस ज़रूर खोलना चाहिए, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा हो, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी हो। ये ना हो कि वो कंपनी जो है वो सारा सरमाया जो है वो एक सिर्फ डिजिटल कॉन्सेप्ट की बुनियाद के ऊपर मुल्क से बाहर जाए। इट डज मेक सेंस, लेकिन ये भी एक आप लिस्ट शाया कर दें कि क्या चीजें मिसलीडिंग होती हैं क्या नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट डिसाइड ऑन विम कि जी ये मिसलीडिंग लग रहा है तो इसको आउट कर दो। एक शख्स को एक चीज मिसलीडिंग लगेगी, किसी दूसरे को नहीं लगेगी। तो आपको ब्रॉड एरियाज बताने होंगे कि जी ये वाला मटेरियल हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जवाद साहब, हम नए इंटरनेट कवानीन और उस पर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके मौक़िफ़ की बात कर रहे थे। अब एक चीज़ एक बार फिर वाज़े हो रही है कि हुकूमत इस तरह की कानून साजी में सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं ले रही है या इत्तेफाक राय नहीं पैदा किया जा रहा। सबसे बात करने में क्या हर्ज है? यू शुड लिसन टू एवरीबडी एंड यू नो देन मेक अमेंडमेंट्स। ये भी एतराज़ है कि जी अमेंडमेंट होती नहीं है और ये कह दिया जाता है कि अमेंडमेंट हो गई है। इस सवाल को मैंने एक दफ़ा चेयरमैन पीटीए के सामने भी रखा था कि शिकायत ये आ रही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनीज हैं, सिविल सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, कि उनको कंसल्टिंग किया जाता है और लॉ एंड जो ऑर्डिनेंस है वो बना दिया जाता है। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि उन्होंने मुझे बताया कि हमने इसकी वेबसाइट के ऊपर डाला, हमने ओपन दावत दी कि आप अपनी, और इवन इसके वाले से सेमिनार भी रखे गए, इसके वाले से इनविटेशंस भी दिए गए, लेकिन उसमें जो फीडबैक का टर्नआउट है वो बड़ा लिमिटेड रहा, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जब एक दफ़ा वो हम एक बिल बना लेते हैं या एक लॉ की शक्ल इख्तियार करता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जी कि उसके ऊपर एतराज़ात हैं। लेकिन जो एक फॉर्मल कंसल्टेशन का तरीका जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी अडॉप्ट करती है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए है, वेबसाइट के ज़रिए है या सेमिनार के ज़रिए है, उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो उस वक्त नहीं होती कि जब कंसल्टेशन का टाइम होता है। यानी बेसिकली आपका कहना है कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो आपने सेटअप किया होता है फॉर कंप्लेंट्स और रिजर्वेशंस, उसके थ्रू नहीं आते स्टेक होल्डर्स, लेकिन वैसे आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है कि लोगों की रिजर्वेशंस तो सर अगर दैट इज नॉट वर्किंग आउट, आप अदरवाइज पर्सनल कांटेक्ट करके सबको बुला के बिठा के कोई बात कर लें। और फिर मतलब सोशल मीडिया की गूंज जो होती है उससे आपको वैसे फीलिंग तो हो ही जाती है ना कि चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल या खैर। एनीवे फाइनली ये ज़रूर बता दें कि अब ऑब्वियसली ये सब मामला तय होना बाकी हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई टाइमलाइन तो सोची होगी कि ये कानून कब लाना है। तो आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि कब तक ये बिल असेंबली में लाएंगे या ऑर्डिनेंस कराएंगे? हर गवर्नमेंट को इस्लाहात, रिफॉर्म्स लेके आनी होती हैं और उसे अपने 5 साल की जो मैंडेट मिली होती है उसी के अंदर लेके आनी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इस हुकूमत के पास अब तकरीबन 2 साल रह गए हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसके ऊपर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और उसमें ये इंफॉर्मेशन के हवाले से, डिजिटल इंफॉर्मेशन के हवाले से कानून साजी जो है वो भी एक इस वक्त की ज़रूरत है। इसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता। एज सच कोई अभी ऐसी टाइम लाइन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इनका मकसद यही है कि जितनी जल्दी ये कंसल्टेशन का प्रोसेस, उसकी ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो जाए, फिर उस असम्बली में इसको डिबेट किया जाए और हुकूमत फिर उस वक्त डिसाइड कर सकती है कि अगला स्टेप किस तरह से लें। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे हमारे साथ मौजूद। मैं बताना चाह रहा था कि वो जो आमना खान है ना, मीरपुर खास की बच्ची, उसकी वीडियो हमें एमानुअल गुड्डू पाकिस्तानी, ही इज़ अ वेरी फेमस फोटोग्राफर जो कि वैसे
तो लोग नॉर्दर्न एरियाज की ज़्यादा खूबसूरती उजागर करते हैं ना, ये सिर्फ सिंध में काम करते हैं। इनफैक्ट हम गुड्डू पाकिस्तानी को भी शो पे लाएंगे एंड बिकॉज उनकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस इन पाकिस्तान स्पेशली इन सिंध दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर, मतलब उस तरीके से आपने नहीं देखी होंगी, तो वील बी टॉकिंग टू हिम। लेकिन एक और बात जिस पे हमने बात करनी है, अभी हम नॉर्दर्न एरियाज पे ही आपको लेके चलेंगे। पाकिस्तान जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज पहुंचा हुआ है एंड आई एम जेलस। कैन आई जस्ट से दैट? क्या व्हाट आर यू डूइंग? आई डोंट नो। स्टॉप डूइंग दिस। अच्छा, तो आपको ये भी बता दें कि सारे ही पहुंचे हुए हैं, तो वज़ीर आज़म भी वहीं हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से सख्त सवालों के जवाबात भी सेंसरशिप की नज़र होने लगे हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अमूमन वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू चंद घंटों बाद ही नशर कर दी जाती है, लेकिन इस बार दौरा नारान पर वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू सरकारी चैनल पर एक दिन बाद नशर हुई, जो कि इट्स अ वेरी बिग डील कि पूरे 24 जी बिल्कुल 24 आवर्स लग गए इस बात में। खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल हुकूमत के बावजूद सियाती मकामात पर मौजूद मसाइल के हवाले से सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म से कुछ सख्त सवालात किए होंगे। तो कहा जा रहा है कि बाज़ जवाबात ऐसे थे जिससे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक अच्छा तासुर नहीं जाता, तो हेंस दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, इस पर कोई गुस्से में नहीं लग रहा, सिर्फ शहबाज गिल साहब जो है ना वो सख्त तपे हुए लग रहे हैं, तपे हुए लग रहे हैं, वो दिल पे ले लेते होते हैं ना ऐसी चीजें। मतलब मुझे कभी कभी लगता है खान साहब माइंड इतना नहीं करते जितना वो माइंड करते हैं। गिल जो है ना, शहबाज गिल, वो माइंड कर जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस ताख़ीर का सारा मलबा मीडिया टीम पर डाल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के सख्त सवालों का सामना करने वाले वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हज़फ करना बहरहाल समझ से बालातर है। वैसे भी आधी बात आवाम के सामने रखना आवाम को अंधेरे में रखने के मुतरादिफ है, लेकिन वैसे गिल साहब लग ऑफेंडेड रहे हैं या पता नहीं अक्सर ही लगते हैं, ये हर वक्त ही लगते हैं। चले हम आगे चलते हैं और पूछ लेते हैं कि एक्चुअली ये मामला है क्या। तो नारान में वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करने वाले सहाफ़ियों में अमल थे जियो न्यूज़ के अयाज अकबर यूसुफज़ई साहब। अच्छा जी, अयाज आपसे पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल, बताइएगा भाई क्या पूछ लिया था ऐसा? नारान में वज़ीर आज़म से सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई क्या थी? कौन से ऐसे सख्त सवालात थे जिसका प्रॉब्ली हिस्सा सेंसर कर दिया गया? वो चीज़ें जो सेंसर हो गई हमने नहीं सुनी, आप बताएं क्या था? जी बहुत शुक्रिया हुमैन अब्दुल्ला, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम गए थे जी नारान, आपको पता ही है वज़ीर आज़म ने वहाँ पर टूरिज़म के हवाले से एक फ़ंक्शन था, उसकी कुछ इनाग्रेशन थी, कुछ मछलियाँ छोड़नी थी दरिया कुनार में और कुछ मोटरसाइकिल देने थे वहाँ फॉरेस्टर्स को। सवालात इस तरह थे कि जी थोड़ा से सख्त तो हम इसको नहीं कहेंगे, मैंने नॉर्मल सामने क्वेश्चंस किए। हमारे एक साफ़ी दोस्त थे, उनका सवाल ये था कि जी 2005 में जो ज़लज़ला आया था बालाकोट, आपको पता है उस ज़लज़ले की वजह से बिल्कुल ही नज़्म नाबूद हो गया था, ख़त्म हो गया था सारा कुछ। तो वहाँ के जो मुतासरीन हैं आज भी वो शेल्टर्स में रह रहे हैं और उनके नाम पर जो फंडिंग थी वो कोई साबका हुकूमतें जो हैं वो उठा के किसी और शहर में ले गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं इस चीज़ का। साथ सीएम खड़े थे, सीएम ने कहा कि जी इस पर कोई मीटिंग्स हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या, तो वो सवाल भी गोलमोल हो गया। उसके बाद हमारे एक और साथी हैं जर्नलिस्ट, उनका ये सवाल था कि जी वज़ीर आज़म साहब 8 साल हो गए हैं आपकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में, आज तक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, रोड्स नहीं है, लोग आना चाहते हैं लेकिन वही बेसिक्स जो नीड्स हैं वो यहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं है, और साथ साथ जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो पुराना ही है, कोई नए आज तक नहीं बन सके। इसका भी कोई खातिर खा जवाब नहीं नज़र आया। जो मैंने पर्टिकुलरली क्वेश्चंस किए थे उसमें नंबर 1 क्वेश्चन मेरा ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आज से 4-5 साल पहले कुमराट वैली गए थे, आपने कुमराट वैली को एक्सप्लोर किया था, उसकी बाकायदा तौर पर तस्वीर शाया हुई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और दुनिया ने देखा कि कुमराट भी कुछ जगह है। आज तक वहाँ पर मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब एक वाशरूम जो बेसिक नीड है एक इंसान की, वो आज तक वाशरूम नहीं बन सका। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब PTDC ने जो टूरिज़म पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एक इदारा है, उसने तमाम मुल्क में जितने भी नॉर्दर्न एरिया के जो गेस्ट हाउसेस से रेस्ट हाउसेस से वो टेक ओवर कर लिए और वो तमाम पुराना PTDC जो अमला था वो फारग करके इसको रीवैम्प किया, उसके हेड बनाया जुल्फी बुखारी को। मैंने कहा जी जुल्फी बुखारी साहब को आपने उसका हेड बनाया, वो तो अब है नहीं। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो टूरिज़म के हवाले से, और मैंने कहा जी आप ये भी कभी कभी कहते हैं कि 80% जो है हमारी मईशत ठीक हो सकती है अगर हम टूरिज़म को बेहतर कर लें। तो आज आपकी सीरियसनेस तो ये है कि आप PTDC का इदारे का आज सरबराही नहीं है, वो लावारस पड़ा है। KP की हुकूमत जहाँ पर डायरेक्टली ये सियाहत जो है वो जिम्मेदारी है, वहाँ मिनिस्ट्री कोई नहीं है, सीएम साहब ने अपने पास रखी। मेरा तीसरा क्वेश्चन जो हुमा अब्दुल्ला ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका सारा फोकस पंजाब पे है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आज अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो हमारी वजह से है।
तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म ने हमें नेगलेक्ट किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आते नहीं हैं, KPK से तमाम तर तवज्जो वज़ीर-ए-आज़म की हट चुकी है। इसके हवाले से हमें भी कोई खातर खा जवाब नहीं मिला। और प्राइम मिनिस्टर ने जब CM की तरफ देखा और कहा कि CM साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो CM साहब का जो रंग है या जो अपेरेंटली उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी डिफेंसिव हो गई, क्योंकि मैंने कहा जी मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, और जब हम जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि PTI गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए कि हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को यहाँ हुकूमत दी और हमारी वजह से ही ये जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म है, लिहाजा हमें ये इग्नोर किया गया। इन तमाम इसके अलावा और भी सवालात थे, लेकिन अलमिया ये था कि हमें इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला और वो बात ही गोलमोल होगी सारी। सवाल तो आपके बिल्कुल वैलिड और बड़े जेन्युइन सवाल हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें तो आपने ऐसी उठाई जिस पे हम भी सवाल करना स्टार्ट हो गए कि क्या सेंसर करने वाली बात थी, हम इतने सेंसिटिव क्यों हो गए हैं एज अ नेशन, और हम क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे तो बाय द वे ये थोड़ी सी गलती हमारी भी है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ खड़े हैं कोई सवाल पूछ ले, भाई इंसान है, कभी कभार जवाब नहीं आ रहा होगा या फिर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट्स ओके। मतलब उस बंदे को क्यों हमने कोई बहुत ही कोई बना के दिखाना है, ही इज़ अ ह्यूमन। बल्कि मुझे तो थोड़ा सा दुख खान साहब पे भी हो रहा है कि उनके जो हैंडलर्स है ना वो जरा होलियर पता है क्या, इसको टीवी पे सेंसर करके सोशल मीडिया पे इसका एक बतंगड़ बन गया अल्टीमेटली बात का, और ये गले पड़ती हैं चीजें। ये कौन मशवरे देता है? ये बातें इंडियरिंग ही हो जाएं, मेरा ख्याल है लोग थोड़े से सॉफ्टन और माइल्ड ही हो जाएं खान साहब के लिए। अगर उसी टाइम ये कह रहे हैं कि कुमराट में वॉशरूम नहीं है, तो वजीर आजम उस टाइम कह देते, CM साहब से पूछ लेते कि कुमराट जो इतनी जन्नत का टुकड़ा है वो जगह, उसकी एक्सेसिबिलिटी बेहतर करने के लिए अब तक क्या निजाम आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया और वहां पर आपने क्या टूरिस्टों के लिए सहूलत दी है, और वो वहां पे अहकामात जारी कर देते तो ये बड़ी खबर बनती, अच्छी बात होती। ये चीजें थी सारी जो कि हमने अपना ओपिनियन तो दे दिया। हुकूमत ने ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए अहम कदम उठाया है, वो क्या है हम आपको बता देते हैं। मुल्क भर में ख्वाजा सराओं को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। शनाख्ती कार्ड के हामिल तमाम जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनको एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 2000 रुपये माहाना वजीफा और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत फराहम की जाएगी। एहसास प्रोग्राम में ख्वाजा सराओं को शामिल करना हुकूमत का काबिल तारीफ इक़दाम है, बट आई वंडर कि ये 2000 रुपये में से क्या एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, तो इसी पे हमने बात करनी है। और ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए काम करने वाली वकील निशा राव हमारे साथ है। निशा ऑलरेडी पहले भी हमारे शो का हिस्सा रही हैं। निशा, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अब इमदादी रकम जो है ख्वाजा सराओं को भी मिलेंगी, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। तो इस इनकम सपोर्ट से कितनी मदद मिलेगी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, ये बताइएगा। निशा को आवाज़ आ रही है? ये गवर्नमेंट का बड़ा खुश आइंद फैसला है कि एहसास प्रोग्राम में ख्वाजा सराओं को भी शामिल किया गया है, और ये ख्वाजा सराओं के लिए मैं कहती हूँ कि बड़ा खुश आइंद है और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ख्वाजा सरा वो तबका है जिसे सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं दी जाती। ख्वाजा सराओं को इस एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो अमदादी रकम मिलेगी उससे वो जो उनके मुश्किल हालात में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो उन चीज़ों पर वो रकम खर्च सकेंगे, और ये बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा निशा, एहसास प्रोग्राम के लिए शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। इससे पहले हमने कोरोना वैक्सीनेशन में भी देखा, ये ख्वाजा सरा शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पाए। शनाख्ती कार्ड बनाना इतना मुश्किल क्यों है, और क्या आप लोग चाहते हैं कि इसमें कैसे आसानी पैदा की जा सके? अब तो काफ़ी अरसा हो गया ये शनाख्ती कार्ड वाला मसला हल हुए हुए भी। ख्वाजा सराओं के लिए शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ये एक शहरी होने की वजह से, क्यों हम पाकिस्तानी हैं हमारा ID कार्ड होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्हें इतनी मालूमात नहीं है या उन तक नादरा की रसाई नहीं है, या जब भी वो अपना ID कार्ड बनवाने के लिए जाते तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ID कार्ड नहीं बनवाते। क्यों ख्वाजा सरा कम्युनिटी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं यही समझूँगी कि ख्वाजा सराओं के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए जिसमें उनके ID कार्ड के लिए उनको आगाही दी जाए, और इसके अलावा उन्हें कोरोना वैक्सीन की आगाही दी जाए ताकि ख्वाजा सरा कम्युनिटी कोरोना वैक्सीन लगवा सके और अपने ID कार्ड बनवा सकें। ID कार्ड ना होने की वजह से ना तो वो एहसास प्रोग्राम में जो रकम उनको मिलेगी वो मदद मिल सकेगी, और ना इसके अलावा जैसे वैक्सीन लगाई जा रही है उनको वैक्सीन से भी महरूम कर दिया जाएगा। थैंक यू निशा। और प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और शनाख्ती कार्ड पर बनाने में भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा जी, we'll see you tomorrow inshallah. Stay safe, wear a mask.